हेलो एवरीवन, क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर सॉल्यूशंस एडू भारत गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इस वीडियो में लेक्चर नंबर 4 में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर क्या होता है, राउल्ट्स लॉ क्या होता है। जैसा कि लास्ट लेक्चर मैंने बताया था, हेनरीज लॉ जब पढ़ा हमने तो बताया कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें राउल्ट्स लॉ हम डिस्कस करेंगे। राउल्ट्स लॉ के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे और जब आप ये पूरा लेक्चर देख लेंगे तो आपको राउल्ट्स लॉ या पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन, वेपर प्रेशर क्या होता है, यही चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इनके अलावा भी केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें समझेंगे। बहुत अच्छा सा लेक्चर ये होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें केमिस्ट्री में आप इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज़ें, बहुत एडवांस सी चीज़ें, कहीं मॉडरेट चीज़ें, और सब कुछ समझाते हुए आपका ये लेक्चर मैं कंप्लीट करूँगा। तो पढ़ेंगे वेपर प्रेशर, राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट, डेरिवेशन, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, एवरीथिंग विल बी इन दिस सिंगल वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। वेपर प्रेशर एंड लिक्विड सॉल्यूशंस। देखिए, राउल्ट्स लॉ जब हम पढ़ते हैं तो राउल्ट्स लॉ पढ़ने के लिए हमको दो तरह के सॉल्यूशन आपका लिक्विड होगा। लिक्विड सॉल्यूशंस में दो तरह से जो सॉल्यूशन बनेगा। कैसे? जब आप किसी लिक्विड के अंदर लिक्विड को ही डिसॉल्व करते हैं, लिक्विड इन लिक्विड एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सॉलिड इन लिक्विड। जब राउल्ट्स लॉ पढ़ते हैं तो चीजों को दूसरी तरह से कहते हैं, लिक्विड इन लिक्विड ना कह के, सॉलिड इन लिक्विड ना कह के, हम कहते हैं कि बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें जो कंपोनेंट होंगे उसमें दोनों वॉलेटाइल होंगे। बताऊंगा वॉलेटाइल क्या होते हैं। एक कंपोनेंट वॉलेटाइल, दूसरा कंपोनेंट नॉन वॉलेटाइल। इस तरह से सॉल्यूशंस को हम यहां पे कहते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करें तो ये सीख लें कि वेपर प्रेशर बेसिकली होता क्या है, क्योंकि राउल्ट्स लॉ पढ़ने के लिए बेटा जो वेपर प्रेशर है ना उसको समझना है, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन को समझना है, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन को समझना है। तो बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा कि जो हमारे पास लिक्विड्स होते हैं उनमें वॉलेटिलिटी होती है। जो लिक्विड्स होते हैं वो वॉलेटाइल कंपोनेंट होते हैं किसी सॉल्यूशन के, और जो सॉलिड्स होते हैं वो नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेज होते हैं। पहले यही समझ के चलते हैं, फिर वेपर प्रेशर की बात करेंगे। अगर हमारे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर हमने लिक्विड को रखा है, तो लिक्विड किसी भी टेम्परेचर पे वेपोराइज होता है, वेपर्स में कन्वर्ट होता है। इवेपोरेशन आपने पढ़ा होगा। तो जो सब्सटेंसेज, स्पेशली लिक्विड की बात करेंगे, जो सब्सटेंसेज एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपोराइज होते हैं, यानी कि उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटेनर में है और कंटेनर से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियसली कंटेनर से बाहर आ जाते हैं। तो ये जो सब्सटेंसेज हमारे पास होते हैं इनको हम वॉलेटाइल सब्सटेंसेज कहते हैं। एक बात, वॉलेटाइल समझ में आ गया। नॉन वॉलेटाइल, इसके जस्ट अपोजिट, जो सब्सटेंस वेपोराइज नहीं होंगे स्पॉन्टेनियसली। देखो, हीट करा के तो किसी को भी वेपोराइज करा लीजिए आप, स्पॉन्टेनियसली जो वेपोराइज नहीं होंगे नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस होंगे। बड़ा सिंपल है। अगर आप किसी लिक्विड की बात करें, आप 12th में पहुंच गए केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते, तो आपको बेटा ये बातें तो बिल्कुल समझ में आती हैं कि जो लिक्विड्स होते हैं वो वेपोराइज होते हैं, सॉलिड्स वेपोराइज नहीं होते। तो जो लिक्विड्स होते हैं उनको हम कहेंगे वॉलेटाइल सब्सटेंसेज, और जो सॉलिड्स होते हैं वो होंगे नॉन वॉलेटाइल। एन वी लिख देते हैं, एन फॉर नॉन, वी फॉर वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस। तो सॉल्यूशन दो तरह के बनाने हैं, दो तरह के सॉल्यूशन।
volatile substance in volatile substance, both the components in binary solutions will be volatile. दूसरी तरह के नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस इन वॉलेटाइल सब्सटेंस, यानी कि एक सब्सटेंस आपका वॉलेटाइल होगा, दूसरा सब्सटेंस आपका नॉन वॉलेटाइल होगा। ठीक है, तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, यहां पे बात समझ में आ गई। अब यहां पे एक चीज सीख के चलते हैं कि जो हमारा वेपर प्रेशर है वो क्या होता है। ठीक है, समझे, मैंने अभी कहा आपको कि जो लिक्विड्स होते हैं या वॉलेटाइल कंपोनेंट होते हैं, वॉलेटाइल सब्सटेंसेज होते हैं, वो वेपोराइज होते हैं। अब ये जो कंटेनर हमने लिया, ये बीकर हमने लिया, इस बीकर को आप यहां बंद कर दें, इस पे एक लिड लगा दें, ढक्कन लगा दें, इसको कवर कर दें। ठीक है, तो यहां क्या होगा, जो लिक्विड है वो वेपोराइज होगा, और जब वेपोराइज होगा तो जो वेपर्स हैं वो जो कवर है ना, उस कवर को हिट करेंगी। वेपर्स आएंगी, इस कवर को हिट करेंगी, वेपर्स आएंगे, इस कवर को हिट करेंगी, वेपर्स आएंगे, इस कवर को हिट करेंगी। समझ रहे हो आप बात? ये आप घर पे जब आप किचन में मम्मी आपकी काम कर रही होती हैं तो किचन में जाके देख सकते हैं। अगर सिंपली हम वाटर को भी हीट करें, हीटिंग पे आपको मतलब हीटिंग पे क्या होगा ना, ऑब्जर्वेशन ईजी हो जाएगा। तो वाटर को भी अगर हीट करें और वो जो प्लेट हम उस पर कवर करते हैं, उस प्लेट को ऐसे उठा के देखें बेटा, तो वहां पे वेपर्स कंडेंस हुई होती हैं, कंडेंस हो चुकी होती हैं। और वहीं पे एक चीज और आपको देखनी है कि जो वेपर्स ढक्कन से प्लेट से टकरा के कंडेंस हुई हैं, वो वापस उस लिक्विड में आ जाती हैं। ठीक है, तो आप समझो इस बात को कि यहां पे आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर लिक्विड है, और इस कंटेनर को हमने एक कवर से, एक लिड से कवर किया हुआ है। ठीक है, यहां से वेपर्स इस तरह से जाएंगी, ये वेपर्स हैं। अब ये वेपर्स, ये जो कवर है, इससे हिट करेंगे, इसको कोलाइड करेंगी, कोलाइड करने के बाद कंडेंस होंगी, और कंडेंस होने के बाद ये वापस इसमें आएंगी। ठीक है, ये आपका हुआ रिवर्सिबल प्रोसेस। ये क्या हुआ? रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ। वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन। वेपर्स नीचे से ऊपर जाती हैं, यहां हिट करती हैं, कंडेंस होती हैं, और कंडेंसेशन के बाद वापस आती हैं। ठीक है, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, ऐसा जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस जो होते हैं वो क्लोज्ड कंटेनर्स के अंदर होते हैं। ठीक है, हमने कंटेनर क्लोज लिया हुआ है, बात समझ में आ गई। अब क्या होगा, एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेपोराइज हुए हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स कंडेंस होंगे, यानी कि नीचे से ऊपर जाने वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर नीचे आने वाले मॉलिक्यूल्स के नंबर के इक्वल हो जाएगा। इस स्टेज को इक्विलिब्रियम कहते हैं। कौन सी स्टेट है ये? स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट होते हैं। ये भी आपने 11th में पढ़ा है, बिल्कुल बेसिक से, और पूरा टॉपिक बहुत बढ़िया से आपको समझा के चलूंगा मैं। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम की स्टेज आ गई। अब इस इक्विलिब्रियम की जो स्टेज है, इस स्टेज पे आपको चेक करना है। क्या चेक करना है भाई? यहां हमने प्रेशर मेजरिंग इक्विपमेंट एक लगा दिया, डिवाइस हमने लगा दिया जो बताएगा कि इस कंटेनर के अंदर प्रेशर कितना है। प्रेशर किसकी वजह से है? वेपर्स की वजह से है, तो उस प्रेशर को वेपर प्रेशर कहेंगे। तो ये हमने जो यहाँ पे डिवाइस लगाया हुआ है, ये वेपर प्रेशर मेजरिंग के लिए डिवाइस लगाया हुआ है। अब ये इस वेपर प्रेशर की इस टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे यहां मैक्सिमम वैल्यू बताएगा। कब? जब आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। बात समझ में आ गई? जब आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो इस कंटेनर के अंदर जो प्रेशर है एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर लिक्विड, इसको हम कहेंगे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर पढ़ना जरूरी है क्योंकि यहां राउल्स लॉ में वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर ही तो करते रहेंगे हम। ठीक है, तो यहां पे कुछ लिखा हुआ है, भी इसको पढ़ लेते हैं। द प्रेशर, जैसा मैंने बताया वही लिखा हुआ है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड at a given temperature is called
वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर मैंने कहा ना, टेम्परेचर एक फिक्स रखना है आपको। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर देन जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, इट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर राइज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, वेपर प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, आप देख लो यहाँ पे प्रैक्टिकली सोचो। आपने यहाँ इस कंटेनर को, इस बीकर को हीट करना शुरू किया, ठीक है, तो क्या होगा, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेपोराइज हो रहे हैं वो बढ़ जाएंगे। मॉलिक्यूल जो वेपोराइज वो बढ़ जाएंगे, कंडेंसेशन प्रोसेस ही फास्ट हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर इस कंटेनर के अंदर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ एनी लिक्विड इन इक्विलिब्रियम स्टेज, ध्यान रखना इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि जब तक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होगा ना, तब तक वेपर प्रेशर एक्चुअल वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, ठीक है जी। अब एट एनी गिवन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर्स ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स आर डिफरेंट। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात। एक पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर की बात करते हैं। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे अगर हमारे पास 2, 3, 4, 5 लिक्विड्स हैं, तो उन लिक्विड्स का जो वेपर प्रेशर होगा वो डिफरेंट होगा। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट वेपर प्रेशर्स। कैसे समझ सकते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल देके बता रहा हूं आपको। आप ना यहां पे 2 पाम है आपके, 2 हाथ हैं, दोनों हाथ की पाम पे क्या रखें, यहां पे आप रखें वाटर, समवॉट वाटर, सम अमाउंट ऑफ वाटर, और यहां पे रखें आप पेट्रोल। समझ गए, तो ये पेट्रोल, ये वाटर। अब आप समझ सकते हैं वेपोराइज कौन जल्दी होगा, कौन फास्ट होगा, पेट्रोल। समझ आई बात, वाटर वेपोराइज होगा, लेकिन पेट्रोल के कंपैरिजन में वेपोराइजेशन का जो रेट होता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर वो कम होता है वाटर का। तो वाटर तो हुआ मोर वॉलेटाइल सब्सटेंस, सॉरी लेस वॉलेटाइल सब्सटेंस, पेट्रोल हुआ मोर वॉलेटाइल सब्सटेंस। और जो मोर वॉलेटाइल होगा, जिसका वेपोराइजेशन का रेट ज्यादा होगा, जैसे पेट्रोल का होता है, तो वहां पे वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, यहां कम होगा। तो 2 लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, इनके वेपर प्रेशर डिफरेंट होंगे। समझ में आ गई होगी आपको बात, ठीक है जी। तो ये बात यहां पे लिखी है। अब ये आगे भी लिख दे मैंने, पेट्रोल और वाटर वाला जो एग्जांपल आपको दिया, इजीली वेपोराइज लिक्विड्स, जैसे कि हमारा पेट्रोल होता है, डीजल होता है, कॉल्ड वॉलेटाइल लिक्विड्स, एंड दे हैव कॉल्ड मोर वॉलेटाइल लिक्विड्स एंड दे हैव रिलेटिवली हाई वेपर प्रेशर। 2 एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं, दोनों रियल लाइफ से जुड़े हुए एग्जांपल हैं। पेट्रोल में जब भी पेट्रोल आप भरवाएंगे तभी क्या करते हैं, ढक्कन बंद करो भाई। वाटर बोतल का ढक्कन अगर बंद भी नहीं होगा तो वाटर कहीं नहीं जाने वाला। वाटर बोतल का ढक्कन इसलिए बंद नहीं करते हम कि वाटर बाहर चला जाएगा, इसमें कुछ डस्ट पार्टिकल आके नहीं गिर जाए, इसलिए बंद करते हैं। लेकिन पेट्रोल का जो बोतल है, पेट्रोल की जो बोतल है, पेट्रोल का जो कंटेनर, उसका ढक्कन क्यों बंद करते हैं, पेट्रोल बाहर नहीं निकल जाए। बात समझ में आई। तो पेट्रोल और वाटर में आप डिफरेंस कर सकते हैं, दोनों के वेपर प्रेशर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर डिफरेंट होते हैं। पेट्रोल हाई वॉलेटाइल सब्सटेंस है, वाटर लेस वॉलेटाइल सब्सटेंस है। क्लियर। अब इन राउल्ट्स लॉ पे आते हैं। राउल्ट्स लॉ कौन से केस के लिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया जब वीडियो स्टार्ट करें, लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, कि 2 तरह के सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, वॉलेटाइल, इनवॉलेटाइल, यानी कि बोथ द कंपोनेंट्स आर वॉलेटाइल। दूसरा केस, जब आपका एक कंपोनेंट यानी कि सॉल्वेंट आपका वॉलेटाइल है, सॉलिड आपका नॉन वॉलेटाइल है। समझ में आ गई बात, सॉलिड इन लिक्विड वाला केस बनेगा। राउल्ट्स लॉ क्या करते हैं हम, 2 लेट अस कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ 2 वॉलेटाइल लिक्विड्स। एक जो लिक्विड है वॉलेटाइल उसको 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरा जो लिक्विड है उसको 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1 और 2 2 कंपोनेंट हमारे पास है, दोनों वॉलेटाइल हैं। व्हेन टेकन इन अ क्लोज्ड वेसल, जैसे कि हमने यहां पे लिया, वेपर प्रेशर देखना है तो क्लोज कंटेनर हमें चाहिए। बोथ द कंपोनेंट्स वुड वेपोराइज एंड एन इक्विलिब्रियम वुड बी रीच्ड, एस्टैब्लिश्ड बिटवीन वेपर फेज एंड द लिक्विड फेज, जैसा कि मैंने आपको यहां समझा दिया। ठीक है जी, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होना चाहिए। तो ये बात समझ में आ गई, जैसा मैंने यहां पे आपको इक्विलिब्रियम के बारे में बताया। तो अभी हमने दोनों लिक्विड को यहां पे, दोनों वॉलेटाइल कंपोनेंट्स को यहां पे फिल कर दिया है। लेट द टोटल वेपर प्रेशर
एट दिस स्टेज बी पी टोटल। ठीक है, दो कंपोनेंट, बोथ द कंपोनेंट्स आर वॉलेटाइल, वॉलेटाइल कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर होगा, टोटल वेपर प्रेशर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी टोटल से। ठीक है, और ये P1 और P2 क्या है, बी द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द टू कंपोनेंट्स एट x1 एंड x2 रेस्पेक्टिवली। क्या हो गया, सुनो सुनो सुनो, P टोटल, टोटल वेपर प्रेशर हो गया, मैं समझा देता हूं। P1 पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1, P2 पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2, और वो जो कंपोनेंट प्रेजेंट है वहां पे उनके जो मोल फ्रैक्शंस हैं, कंपोनेंट 1 का x1, कंपोनेंट 2 का x2। ठीक है, सिंपल हो गया। अब एक बार पढ़ लेना, कहीं थोड़ा बहुत करेक्शन हो वो देख लेना। दीज पार्शियल प्रेशर्स आर रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शंस x1 एंड x2 ऑफ द टू कंपोनेंट्स 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। ये जो पार्शियल राउल्स लॉ पढ़ रहे हैं, ध्यान देना, ये जो पार्शियल वेपर प्रेशर हैं इनका एक रिलेशन आता है, ये कनेक्टेड होते हैं, रिलेटेड होते हैं जो दोनों कंपोनेंट के रेस्पेक्टिवली मोल फ्रैक्शन होते हैं उनके साथ। और ये जो रिलेशन स्टैब्लिश किया ये एम राउल्ट ने किया, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है इसको ही हम क्या कहते हैं, राउल्ट्स लॉ कहते हैं। एम राउल्ट गेव द रिलेशनशिप बिटवीन दैम, यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन, पार्शियल वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन, और ये जो रिलेशनशिप है इसी को हम क्या कहते हैं, राउल्ट्स लॉ कहते हैं। स्टेटमेंट नहीं आया अभी, ठीक है, समझ लो आप बात को। एक कंटेनर के अंदर दो वॉलेटाइल लिक्विड, दोनों वॉलेटाइल लिक्विड के पार्शियल वेपर प्रेशर्स P1 P2, उनके मोल फ्रैक्शन x1 x2, इन दोनों का पार्शियल वेपर प्रेशर का मोल फ्रैक्शन के साथ जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया वो राउल्ट ने किया, और इसका जो रिलेशनशिप है उसी को हम राउल्ट्स लॉ कहते हैं। तो इस स्लाइड से कई सारी चीजें आप सीख गए, ध्यान दो, आप समझो बात को। वेपर प्रेशर क्या होता है, वॉलेटाइल लिक्विड्स क्या होते हैं, बाइनरी सॉल्यूशंस हमने बनाया वॉलेटाइल लिक्विड्स का, रिप्रेजेंट कर दिया 1 और 2 से। कुछ बुक्स में कंपोनेंट 1 को A से रिप्रेजेंट करते हैं और कंपोनेंट 2 को B से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर PA PB हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन X से X भी हो जाएगा। तो वो जो एब्रिविएशन है उसको भी आप ध्यान में रखें, सिंपल सी चीजें हैं। और जो पार्शियल वेपर प्रेशर्स ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स का रिलेशन स्टैब्लिश किया राउल्ट ने, किसके साथ, मोल फ्रैक्शन के साथ, इनको हम कहते हैं राउल्ट्स लॉ। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अब राउल्ट्स लॉ की बात करते हैं। राउल्ट्स लॉ है क्या, तो राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है ऑफ ईच कंपोनेंट in the solution is directly proportional to its mole fraction। ठीक है, partial vapor pressure of any component in the solution is directly proportional to its mole fraction। हमारे पास कितने कंपोनेंट हैं भाई, दो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2। इसका पार्शियल वेपर प्रेशर P1, इसका पार्शियल वेपर प्रेशर P2, इसका मोल फ्रैक्शन x1, इसका मोल फ्रैक्शन x2। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, राउल्ट्स लॉ कहते हैं कि जो P1 है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। ठीक है, दूसरा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, दूसरे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस कंपोनेंट 2 का पार्शियल वेपर प्रेशर। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ राउल्ट्स लॉ। बात समझ में आ गई, इसलिए जरूरी है वेपर प्रेशर को समझना, पार्शियल वेपर प्रेशर को समझना, मोल फ्रैक्शन पहले पढ़ के आए हैं। सिंपल सा स्टेटमेंट है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा किसी वॉलेटाइल कंपोनेंट का इन दिस सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। क्लियर है, क्लियर है। चलो अब देख लो कैसे करते हैं। फॉर कंपोनेंट 1 P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। अब यहां पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना होता है, ठीक है, पहले भी हटाया हमने हेनरी लॉ में, हेनरी लॉ कांस्टेंट लिया था हमने, यहां पे P1 नॉट लेते हैं। अब आप कहोगे सर ये P1 नॉट क्या आ गया, P1 x1 तो समझ गए हम कि जी P1 तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 हो गया, x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 हो गया। तो सर अब ये बताओ P1 नॉट कहां से आ गया,
P1 नॉट बेटा ये वो वेपर प्रेशर है कंपोनेंट 1 का जब कंपोनेंट 1 प्योर स्टेट में है, यानी कि अभी कंपोनेंट 2 को उसके साथ मिक्स नहीं किया गया। समझ गए? तो इसको हम कहते हैं कि जो P1 नॉट है इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इन प्योर स्टेट। कौन सी स्टेट में? प्योर स्टेट में, जब आपका वोलेटाइल कंपोनेंट अकेला है, इंडिविजुअल है, उस टाइम पे जो वेपर प्रेशर होगा उसको P1 नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे लिखा हुआ वेयर P1 नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 एट द सेम टेम्परेचर। सिमिलरली फॉर कंपोनेंट 2, जैसे ये डेरिवेशन आया, ये इक्वेशन आई, इसी तरह से ये दूसरी इक्वेशन आ गई। तो P मैंने यहां पे लिखा ना P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2। अब P2 प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो क्या आ गया? P2 नॉट कंपोनेंट 2 का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर। ठीक है, अब P टोटल, एक कंटेनर के अंदर दो वोलेटाइल लिक्विड, समझना बात को ध्यान से। ये कंटेनर 1, कंटेनर के अंदर एक कंपोनेंट 1, ये इस वाले कलर से दिखा दो आप, ठीक है जी। इसके बाद दूसरा कंपोनेंट, ये इस वाले कलर से दिखा दो आप, दो कंपोनेंट हैं, दोनों के जो पार्शियल वेपर प्रेशर होंगे इसको तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं P1 से और दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं P2 से। ठीक, तो टोटल जो वेपर प्रेशर होगा वो कितना होगा? अब इसके लिए एक लॉ 11th में पढ़ा था, याद करो, डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है? डाल्टन्स लॉ कहता है कि अगर गैसेज हैं, यहाँ वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं, गैसेज की तरह बिहेव करते हैं, तो जितना भी पार्शियल वेपर प्रेशर्स होंगे टोटल प्रेशर उनके सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि जो P टोटल है आपका ये हो जाएगा P1 प्लस P2 के इक्वल। ठीक है, इन दोनों के पार्शियल वेपर प्रेशर्स का सम क्या होगा? टोटल प्रेशर ये सॉल्यूशन कितना एक्सर्ट करता है उसको हमने कहा P टोटल। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे P1 प्लस P2। अब ये इक्वेशन यहां से P1 और P2 की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो P1 नॉट X1, ये देखो P1 की बात होगी, और P2 ये हमारा यहां से लेके आ गए हम। समझ आई बात? इसके बाद दो कंपोनेंट का सॉल्यूशन बनाया हमने, एक का मोल फ्रैक्शन X1, दूसरे का मोल फ्रैक्शन X2, टोटल 1। तो यहां पे हम अगर X1 की वैल्यू निकाल लें तो X1 की वैल्यू बेटा आएगी 1 माइनस X2। ये बताया था मैंने, जितने भी कंपोनेंट हैं सबके मोल फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो वैल्यू 1 आनी चाहिए, ये मोल फ्रैक्शन के केस में होता है। तो X1 को यहाँ आपने 1 माइनस X2 से रिप्लेस कर दिया, तो ये बना 1 माइनस X2 इंटू P1 नॉट प्लस P2 नॉट X2 एज इट इज रहा। ठीक, इसके बाद हमने क्या करा है, P1 नॉट को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और X2 को यहाँ से और यहां से क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास बना P टोटल इक्वल्स P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट और इनटू में X2। ठीक है, ये राउल्स लॉ है। कोई बात समझ नहीं आई हो तो बता दो आप मुझे। ठीक है, सिंपल सा लॉ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। बस उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, डाल्टन्स लॉ लगा के टोटल निकाल लेंगे P टोटल और वो इक्वेशन। ये मैथमेटिकल पोर्शन आ गया। अब समझ आ गई बात? ठीक है, इसको देख लो आप, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहां अगर समझना है आपको। ठीक है जी, आगे बढ़े। चलो अब ग्राफ की हेल्प से समझेंगे यही बात जो हमने पिछली वाली स्लाइड में देखी है, इसको ग्राफ की हेल्प से। ठीक, देख लो आप। समझो, दो कंपोनेंट हमारे पास थे, कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2। ठीक है जी, दोनों का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है P1 और P2 उनका ग्राफ प्लॉट किया X1 X2 के साथ, यानी कि उनके मोल फ्रैक्शन के साथ। एक एक लाइन को समझना आप। यहां पे अगर आप ग्राफ दिख रहा होगा बहुत बढ़िया से, X1 इक्वल्स 1 है, ठीक है,
x1 इक्वल्स 1 और x2 इक्वल्स 0, समझना ध्यान से, कई सारे बच्चों को ग्राफ ही समझ नहीं आता, समझाता हूं मैं। तो x1 इक्वल्स 1, x2 इक्वल्स 0, इस कंडीशन में आप देखेंगे तो यहां पे P1 नॉट लिखा हुआ है। P1 नॉट का मतलब क्या हुआ, जब x1 इक्वल्स 1 है, इसका मतलब अभी आपके पास प्योर स्टेज में है कंपोनेंट 1। दूसरी साइड आ जाओ भाई, दूसरी साइड देखो आप, यहां पे x1 लिखा हुआ 0 और x2 लिखा हुआ 1, तो यहां पे पार्शियल वेपर प्रेशर P2 नॉट, इसका मतलब यहां कंपोनेंट 2 आपका प्योर स्टेट में है, यहां कंपोनेंट 1 प्योर स्टेट में, यहां कंपोनेंट 2 प्योर स्टेट में। ठीक, जब कंपोनेंट 1 प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना होगा, P1 नॉट, जब कंपोनेंट 2 प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना होगा, P2 नॉट। क्लियर है? ठीक है, अब दोनों को मिक्स करते हैं अलग अलग अमाउंट में। ठीक है, तो जैसे क्या होगा, देखो आप, जब ये लाइन P1 नॉट से इधर आएगी तो इसका मतलब क्या है, ये जो वैल्यू है ये वेपर प्रेशर की है कंपोनेंट 1 की, कंपोनेंट 2 हमने मिक्स करना शुरू कर दिया तो देखो x2 यहां पे इंक्रीज हो रहे हैं। जब कंपोनेंट 2 मिक्स करना शुरू कर दिया, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 विल डिक्रीज। ठीक है, ये लाइन दिखा रही है। और जब केवल प्योर स्टेट में कंपोनेंट 2 रह जाता है तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 हो जाएगा 0 और यहां पे ये दिखाएगा प्योर स्टेट कंपोनेंट 2 का वेपर प्रेशर। इसी तरह से यहां इधर से ग्राफ समझ लो, यहां कंपोनेंट 2 का वेपर प्रेशर कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है, क्योंकि कंपोनेंट 1 का अमाउंट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये लाइन हो गई कंपोनेंट 1 के लिए, ये लाइन होगी कंपोनेंट 2 के लिए। टोटल देखेंगे तो दोनों ग्राफ को आप यहाँ पे जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ना एक्सिस वाले, P1 नॉट और P2 नॉट जहां प्रेजेंट है वहां पे इस लाइन को मिला दो आप, तो ये P टोटल को रिप्रेजेंट करता है। ये लिखा हुआ P टोटल इक्वल्स P1 प्लस P2, यहां सारी बात ये लिखी हुई है। ठीक है, समझ लें आप। बस यहाँ पे एक कंडीशन हमने ली है जो आपको इस ग्राफ से भी समझ में आएगी कि यहाँ पे हमने जो दो कंपोनेंट लिए हैं उसमें P1 नॉट लेस देन P2 नॉट है। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपोनेंट 2 है इट इज मोर वॉलेटाइल देन कंपोनेंट 1। ठीक, ये मान लो कि जो कंपोनेंट 1 है आपका ये तो हो गया वाटर और जो कंपोनेंट 2 है ये हो गया आपका पेट्रोल। सिंपल, पेट्रोल का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा प्योर स्टेट में, इसलिए P2 नॉट इज ग्रेटर देन P1 नॉट या P1 नॉट इज लेस देन P2 नॉट। समझ आ गई बात? ये हमने ग्राफ में भी दिखाया, आप देखो P2 नॉट की वैल्यू हायर है, ग्रेटर है। समझ आ गई बात? तो ये बातें यहां पे हैं, मैं एक बार पढ़ भी देता हूं। A plot of P1 or P2 versus the mole fractions x1 and x2 for a solution gives a linear plot shown in figure। मैंने समझा दिया आपको। These lines touch the ordinates at P1 naught, ये यहाँ पे, when x1 equals 1 and at P2 naught वहां when x2 equals 1, that is when both the components are प्योर लिक्विड्स। यहां इस स्टेज में कंपोनेंट 1 प्योर स्टेज में है, प्योर स्टेट में, यहां कंपोनेंट 2 प्योर स्टेट में। ठीक है जी। द P1 डिक्रीजेज अलोंग द लाइन 1, ये वाली लाइन, बिकम 0 एट x1 इक्वल 0। सिमिलरली P2 डिक्रीजेज अलोंग द लाइन सेकंड, ये वाली लाइन। कब होगा ऐसा, जब x2 आपका 1 हो जाएगा, x1 आपका 0 हो जाएगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? द टोटल वेपर प्रेशर दैट इज P टोटल ऑफ द सॉल्यूशन इज द सम ऑफ P1 एंड P2, और इसको जो लाइन थर्ड है मैंने आपको बता दिया ये रिप्रेजेंट करती है। कंडीशन आपको बता दी, ये आप अपने हिसाब से वैरी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है। ठीक है, आप P1 नॉट को ज्यादा दिखाना चाहते हैं, P2 नॉट को कम दिखाना चाहते हैं, तो वहां पे लिख देंगे भी P1 नॉट जो है वो ग्रेटर देन P2 नॉट है, यानी कि कंपोनेंट 1 इज मोर वॉलेटाइल देन कंपोनेंट 2। ऐसा आप कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। समझ आई बात? ग्राफ से समझ गए राउल्स लॉ? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद राउल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। देखो राउल्स लॉ का फॉर्मूला सिंपली क्या बनता है, P1 इक्वल्स P1 नॉट x1, और जो हेनरीज लॉ है उसका फॉर्मूला बनता है P इक्वल्स KHX। फर्क केवल इतना है कि यहां पे आपने देखा कि जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो KH है, जिसको हम हेनरीज लॉ कांस्टेंट कहते हैं।
यहाँ पे पोर्शनैलिटी कांस्टेंट की जो वैल्यू है जो हमने रिप्रेजेंट करा वो P1 नॉट से, ठीक है। P1 नॉट क्या है, प्योर स्टेट में कंपोनेंट प्रेजेंट है, उस टाइम पे वेपर प्रेशर है, केवल इतना फर्क है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो राउल्स लॉ है वो हेनरीज लॉ का स्पेशल केस है। ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है, स्लाइड पे बड़ी सिंपल सी बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी लेकिन आप एक चीज समझ जाओगे राउल्स लॉ के बारे में, क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है। अब दूसरा टाइप सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर, किसका, वेपर प्रेशर्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। मैंने कहा ना जो सॉलिड्स होते हैं वो नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट हैं, जो लिक्विड्स होते हैं वो वॉलेटाइल कंपोनेंट्स हैं। तो केस क्या बना, केस बना कि जब आपके पास बाइनरी सॉल्यूशन है, यू हैव टू कंपोनेंट्स इन अ सिंगल सॉल्यूशन, वन इज नॉन वॉलेटाइल, सेकेंड वन इज वॉलेटाइल। तो जो वेपर प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा भाई, जल्दी बोलो, किसकी वजह से होगा, वेपर प्रेशर जो होगा वो वॉलेटाइल कंपोनेंट की वजह से होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहां पे जो वेपर प्रेशर है वो एक कंपोनेंट का, वॉलेटाइल कंपोनेंट का, मोल फ्रैक्शन उसी का होगा, क्योंकि राउल्स लॉ क्या कहता है, राउल्स लॉ तो कहता है कि भाई जो पार्शियल वेपर प्रेशर है ना किसी कंपोनेंट का, कौन से कंपोनेंट का, वॉलेटाइल कंपोनेंट का, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो आप देख लो वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन, तो जैसे जैसे आपका कंपोनेंट का अमाउंट बढ़ेगा, वॉलेटाइल लिक्विड का अमाउंट बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, मतलब वेपर प्रेशर विल आल्सो इंक्रीज। तो स्ट्रेट लाइन आपको मिलने वाली है ग्राफ में, वहां दोनों लिक्विड, दोनों कंपोनेंट आपके वॉलेटाइल थे, ठीक है, दोनों सब्सटेंसेस का आपने सॉल्यूशन बनाया, दोनों आपके वॉलेटाइल थे, इसलिए वहां पे दो लाइन आ रही थी, यहां पे सिंगल स्ट्रेट लाइन आपको दिखेगी, क्योंकि आपके सॉल्यूशन में कंपोनेंट वॉलेटाइल जो है वो केवल बेटा एक ही है। समझ आई बात। तो ये दूसरा केस बन गया। फिर बता दूं आपको, एक बनता है लिक्विड इन लिक्विड, दोनों केस में पढ़ लेना आप, लिक्विड इन लिक्विड, और दूसरा केस कौन सा बना, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। बात समझ में आ गई, बिल्कुल मैंने डिस्टिंग्विश कर दिया, ठीक है, अलग अलग केस में। जहां आप ये वाला केस लेते हैं, दोनों कंपोनेंट क्या है आपके, वॉलेटाइल है, वहां एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, दूसरे कंपोनेंट का भी वेपर प्रेशर, लेकिन जब सेकंड वाला केस आता है तो यहां केवल इसकी बात करेंगे, लिक्विड की वजह से केवल वेपोराइज होंगी चीजें, वेपर प्रेशर जो एग्जर्ट होगा वो केवल लिक्विड की वजह से होगा, वॉलेटाइल कंपोनेंट की वजह से होगा। तो एक ही इक्वेशन बनने वाली है, इसलिए यहां सिंगल स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिल रही है। सुनो आप, whenever a non-volatile solid is added to a solvent, the vapor pressure of the resultant solution will be less than the vapor pressure of solvent। ये अभी एक मिनट के लिए होल्ड कर लो आप, मैं बताऊंगा इसको। This is because of the number of solvent molecules on the surface decreases and as a result number of solvent molecules escaping from the surface decreases। ठीक है, ये एक मिनट के लिए होल्ड कर लो, बस अभी समझा रहा हूं। अभी हमने क्योंकि एग्जाम्पल की बात कर ली है, let us take a binary solution made by dissolving a non volatile solute in a solvent, यानी कि volatile जो हमारे पास solvent है। Since the solute is non volatile, only the solvent molecules contribute to vapor pressure। यहां देखो, let P1 partial vapor pressure of the solvent, P1 not vapor pressure of the pure solvent, x1 mole fraction of the solvent। तो इक्वेशन क्या बनेगी अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, P1 is directly proportional to x1 and P1 equals P1 not x1। अब देखो आप यहां से समझ लो ऊपर वाली बात, P1 क्या हो गया, P1 हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है जी। P1 नॉट, क्योंकि जब आपने नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट मिला दिया तो जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा वो ये सॉल्यूशन का ही तो होगा, इसको PS भी लिख सकते हैं, P4 वेपर प्रेशर, S4 सॉल्यूशन। P1 नॉट जो सॉल्वेंट है आपका वोलेटाइल कंपोनेंट, उसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, x1 सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। तो यहां इसने क्या कहा कि जब आप किसी वॉलेटाइल कंपोनेंट में, लिक्विड सॉल्वेंट में आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं
तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आता है वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। एक तो ये बात इक्वेशन से समझो, आप समझ गए, इक्वेशन में तो समझ में आना सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इससे हमेशा कम रहेगा क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन में डेसिमल पॉइंट होता है, फ्रैक्शन वाला नंबर है ये, और फ्रैक्शन वाला नंबर जब किसी बड़े नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसकी वैल्यू कम कर देता है, ठीक है। तो P1 यहां पे कम है, P1 नॉट ज्यादा है, तभी ये दोनों बराबर होंगे। एक बात तो ये समझ लो। दूसरी बात, अभी हम सॉल्यूशन बना के देखते हैं, सॉल्यूशन बना के देखते हैं। कैसे सॉल्यूशन बना के देखते हैं, देखो आप, बहुत बड़े तरीके समझाता हूं। यहां पे आपके पास बेटा एक कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर आपका लिक्विड यानी कि वॉलेटाइल कंपोनेंट। अभी हमने इसमें कोई सॉल्यूट ऐड नहीं किया, यहां पे आप इसको एक भारी भरकम ढक्कन से बंद कर दो, वेपर्स बाहर निकल गई ना, पूरा वेपर प्रेशर आप मेजर नहीं कर पाओगे। चलो यहां पे आपने वेपर प्रेशर मेजरिंग डिवाइस लगा दिया, ठीक। अभी क्या होगा भाई, वेपर्स, लिक्विड का वेपराइजेशन होगा। यहां पे ये वेपर्स हैं, ये लिक्विड स्टेज, ये वेपर फेज, ठीक। अब ये ले लेता है। अब यहां पे ये प्योर स्टेट है, जो भी वेपर प्रेशर होगा वो इसकी वजह से होगा, जिसको हम P1 नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। P1 नॉट प्योर स्टेट में कंपोनेंट है, वॉलेटाइल कंपोनेंट है, सॉल्वेंट है, उसका वेपर प्रेशर। अब क्या होगा, अब हम इसमें नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट ऐड करते हैं, डिजॉल्व करते हैं। जब नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट डिजॉल्व करेंगे तो होगा क्या, देखो ध्यान देखना, यहां पे एक नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट आ गया, यहां पे एक नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट आ गया, यहां पे 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 आ गया, सरफेस पे भी रहेंगे, सॉरी मतलब सरफेस पे तो है, इंटीरियर में भी रहेंगे। ये समझ आ गया, ये पिंक सा जो कलर है इससे हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट दिखाया, जो ब्लू वाला कलर है इससे हमने क्या दिखाया, सॉल्वेंट दिखाया, वॉलेटाइल सॉल्वेंट, ठीक है जी। अब हुआ क्या, पहले वेपर्स पूरे सरफेस से जा रही थी, सुनो ध्यान से, पहले वेपर्स पूरे सरफेस से जा रही थी, ये पूरा सरफेस है, यहां से जा रही थी जब सॉल्वेंट प्योर स्टेट में था। लेकिन बेटा बाद में क्या हुआ, बाद में कुछ जो सरफेस है वो सरफेस ऑक्यूपाई किया सॉल्यूट पार्टिकल्स ने, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो टॉप मोस्ट लेयर है, सरफेस है लिक्विड का, वहां पे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के, वॉलेटाइल कंपोनेंट के कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से वेपोराइजेशन यहां क्या होगा, कम हो जाएगा। कम का मतलब रेट कम नहीं होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो वेपोराइज होंगे वो कम हो जाएंगे, तो वेपर प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा। जब हम किसी प्योर लिक्विड में या वॉलेटाइल कंपोनेंट में नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट ऐड कर देते हैं तो जो वॉलेटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से हमेशा ज्यादा होता है। रीजन ये है, रीजन ये भी है। जहां से भी आपको समझ में आए बेटा वहां से समझ लो आप। बस आपको ये समझना है कि जब आपके पास ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट वॉलेटाइल कंपोनेंट में यानी कि सॉल्वेंट में, लिक्विड सॉल्वेंट में ऐड किया हुआ है, डिजॉल्व किया हुआ है, तो वहां पे जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, इट इज ऑलवेज लेसर देन द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्वेंट। क्योंकि सिंपल सा याद रखो, सरफेस एरिया को नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट भी क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है वहां स्पेस। तो सरफेस एरिया जब डिक्रीज हो जाता है तो इवेपोरेशन क्या हो जाता है, जो एक्सटेंट है इवेपोरेशन का वो कम हो जाता है। इसलिए ये वाली बात यहां पे लिखी, मैंने कहा था ना अभी होल्ड करते हैं, तो इसने कहा कि जो वेपर प्रेशर ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन है वो हमेशा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से क्या होगा, कम होगा। बच्चों क्यों होता है ऐसा, अभी मैंने बता दिया यहां से, इस ये वाले डायग्राम से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं ऑन द सरफेस डिक्रीजेज एंड एज अ रिजल्ट नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एस्केपिंग फ्रॉम द सरफेस डिक्रीजेज। क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मैंने बताया ना कुछ मॉलिक्यूल नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट के आ गए,
सरफेस पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज हो गए, तो क्या हुआ, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। बस सिंपल सा ये है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम, सॉल्वेंट का ज्यादा। ठीक है, ये इस वाले इक्वेशन से भी मैंने आपको समझा दिया। क्लियर हुई बात? हो गई भाई? बहुत बढ़िया। चलो अब राउल्स लॉ को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, यानी कि राउल्स लॉ कहाँ कहाँ किस तरह के सॉल्यूशंस में है, किस तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, क्या होता है, ये चीजें राउल्स लॉ का ही पार्ट है। ठीक, यूज तो यही है ना इस चैप्टर के अंदर। तो देखो क्या है, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन, दो तरह के सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ राउल्स लॉ, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो सिंपली बता दूं, आइडियल सॉल्यूशन, ध्यान से सुनो, आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो राउल्स लॉ को ओबे करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो ओबे नहीं करते। सिंपल हो गया। तो राउल्स लॉ पढ़ा, राउल्स लॉ के बाद आ गया आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन राउल्स लॉ को ओबे करते हैं, वो सॉल्यूशन ही आइडियल सॉल्यूशन होंगे जो राउल्स लॉ को ओबे करते हैं, जो राउल्स लॉ की कंडीशंस है उनको ओबे करते हैं, फॉलो करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विल नॉट फॉलो, डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ। ठीक है, यही बात पढ़ेंगे यहाँ पे। और इसका क्या क्या इंपैक्ट आता है सॉल्यूशन पे, वॉल्यूम पे क्या इंपैक्ट आता है, हीट जो चेंज होती है मिक्सिंग के बाद जो चेंज आता है हीट में, उस पर क्या इंपैक्ट आता है, वो सारी चीजें यहाँ पे देख लो। तो आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, द सॉल्यूशंस व्हिच ओबे राउल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशंस। एन आइडियल सॉल्यूशन रिजल्ट्स व्हेन बोथ द कंपोनेंट, अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, मैंने कहा था ना राउल्स लॉ सीखेंगे, आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं ये भी सीखेंगे, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन क्या होता है ये भी सीखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ कुछ केमिस्ट्री के बेसिक्स भी सीखेंगे। वो यहाँ पे देखो कहा ना इसने कि जो दोनों कंपोनेंट हैं अगर वहां पे मॉलिक्यूलर साइज क्या है, आइडेंटिकल है, और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है, वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब बनता है आइडियल सॉल्यूशन। अभी बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, इंपैक्ट देख लो, वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग, अगर आइडियल सॉल्यूशन आपका होगा ना तो कैसे पता चलेगा कि जो वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग दैट शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि कोई भी वॉल्यूम में चेंज नहीं होना चाहिए। आपके पास सॉल्यूट 10 ml, आपके पास सॉल्वेंट 10 ml, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना आना चाहिए, 100 ml आना चाहिए, तब आइडियल होगा। अगर नॉन आइडियल है तो या तो 100 से थोड़ा सा ज्यादा जाएगा या 100 से थोड़ा सा कम आएगा। ठीक है, यानी कि ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं करते नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नई बात है ये बच्चों के लिए, लेकिन इसको समझ लो आप। और क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पे इस पे लिखा है इसने क्या, जो सॉल्वेंट है, मैंने यहाँ पे कहा ना जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है और सॉल्यूट का वॉल्यूम है, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो वॉल्यूम आना चाहिए सॉल्यूशन का 10 + 90 कितना आ गया, 100 आना चाहिए। ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है। हीट चेंज आफ्टर मिक्सिंग कितनी होनी चाहिए, 0 होना चाहिए, नो हीट चेंज, आइडियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है। आइडियल सॉल्यूशन माना ही तब जाएगा अगर एक्सोथर्मिसिटी हो गई, एंडोथर्मिक हो गया, सॉल्यूशन बनने के बाद हीट एब्जॉर्ब हो रही है या हीट इवॉल्व हो रही है, आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनता भाई। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन तभी बनेगा, हीट चेंज आफ्टर मिक्सिंग शुड बी 0, वॉल्यूम चेंज आफ्टर मिक्सिंग शुड बी 0। ठीक है, ना गर्म होगा सॉल्यूशन ना ठंडा होगा, वॉल्यूम ना कम होगा ना ज्यादा होगा, आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन है। तो बात समझ में आ गई। अब ये वाली बात मैंने यहां पे कही, इसको और समझ लो थोड़ा सा, कैसे होता है ये, क्यों होती है ये चीजें, क्योंकि जब हम क्या करते हैं आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं तो आइडियल सॉल्यूशन विल बी फॉर्म्ड व्हेन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट। अब आप सुनो ध्यान से मेरी बात, हमारे पास एक कंपोनेंट है सॉल्यूट कहते हैं जिसको, उसको हमने रिप्रेजेंट करा A से, दूसरा कंपोनेंट सॉल्वेंट जिसको हमने रिप्रेजेंट करा B से। अब जो हमारा सॉल्यूट है जिसको हम A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके मॉलिक्यूल्स को भी हम क्या कहेंगे, A कहेंगे, A। समझ आ गई बात। तो यहां पे अब आपको पता है लिक्विड है सॉलिड है, यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो जो सॉल्यूट है हमारा इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इंटरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट करेंगे A और A से।
ए के बीच, और ये जो हमने डैश दिखाया ये आपका दूसरे ए के साथ इंटरेक्शन शो करता है। इसी तरह से आप यहां आ जाओ, अब आपके पास सॉल्वेंट जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी से, इसके मॉलिक्यूल्स को भी रिप्रेजेंट करेंगे बी, दूसरा मॉलिक्यूल बी, तीसरा मॉलिक्यूल सी, फोर्थ वन सी, बी 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 बी, इस तरह से, है ना। सी बोल दिया तो गलत है वो, बी और बी, ये इंटरेक्शन हो गया बी और बी मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं हम। तो यहां पे ऐसे लिखा कि जो सॉल्यूट है उसके इंटरेक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और जो सॉल्वेंट है उसके इंटरेक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब सुनो बात, जब दो लिक्विड्स को एक साथ मिक्स करेंगे, ए और बी को एक साथ मिक्स करेंगे, जब तक ए और बी के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा, सॉल्यूशन नहीं बन सकता भाई। क्यों नहीं बन सकता? आप बना के देख लो, वाटर और ऑयल को आप मिक्स करके देख लो, क्यों नहीं होता? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स और ऑयल के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, इसलिए दोनों मिक्स नहीं होते। मिक्सिंग वही होगी प्योर जो आपका क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, वो कहां बनेगा? जहां पे इंटरेक्शन होगा अलग अलग मॉलिक्यूल्स, अलग अलग सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच। मतलब जब ये ए इस बी के साथ कुछ इंटरेक्शन शो करेगा तभी सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन बना वहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का जो इंटरेक्शन है वो हमने ए और बी से दिखा दिया। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। कहां? जहां सॉल्यूट का इंटरेक्शन है सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स में, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में, और यहां जो सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, यहां इंटरेक्शन अगर सेम आता है तो बनेगा आइडियल सॉल्यूशन। और फिर वो सॉल्यूशन ये वाली जो कंडीशंस हैं इनको बेटा फुलफिल करेगा, एट एनी कंडीशन करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बात समझ में आ गई? तो यहां लिखा अ परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन इज रेयर बट सम सॉल्यूशंस आर नियरली आइडियल इन बिहेवियर। आइडियल सॉल्यूशन परफेक्टली वो नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ हद तक वो आइडियल हैं, ऐसे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। कुछ एग्जांपल यहां पे दिए हुए हैं, नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन को अगर आप मिला देंगे तो आइडियल सॉल्यूशन बन जाता है। ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन को मिला देंगे, आइडियल सॉल्यूशन आप मान सकते हैं। बेंजीन और टोलुइन को मिलाएंगे तो आइडियल सॉल्यूशन आप मान सकते हैं इनका। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंडीशन से फुलफिल करते हैं, बहुत ज्यादा वॉल्यूम चेंज नहीं होता, बहुत ज्यादा हीट चेंज नहीं होता, इंटरेक्शन ऑलमोस्ट सेम रहता है। समझ में आ गई बात? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको समझ आना चाहिए। जब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच इनका मैग्नीट्यूड इतना ही हो जाएगा जो सॉल्यूट सॉलिड मॉलिक्यूल्स के बीच और सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच है, आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। अब यहां पे मैं इसका इंपॉर्टेंस समझाऊं आपको। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो करते हैं, कैसे शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन क्यों शो करते हैं, कैसे शो करते हैं, ये बात आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगी। और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन तो वहीं से बनेगा, ठीक है जी। तो ये तो हुआ आइडियल सॉल्यूशन की बात। इसके बाद नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं बेटा? जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते उनको हम कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस अगर हैं तो क्या होगा? द वेपर प्रेशर ऑफ सच अ सॉल्यूशन इज ईदर हायर और लोअर देन दैट प्रिडिक्टेड बाय राउल्स लॉ। समझो आप बात को, दो कंपोनेंट P1 P2 सॉल्यूशन बनाया, P1 P2 इनके वेपर प्रेशर हो गए। राउल्स लॉ क्या कहता है? राउल्स लॉ कहता है कि P टोटल जो होना चाहिए वो P1 प्लस P2 होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक। लेकिन अगर सॉल्यूशन आइडियल नहीं है, अगर सॉल्यूशन नॉन आइडियल है तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन तो फुलफिल नहीं करेगा ना, क्योंकि अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल कर दी फिर तो राउल्स लॉ फॉलो कर दिया, राउल्स लॉ को ओबे कर रहा है, फिर तो आइडियल सॉल्यूशन हो गया। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कब होगा? जब राउल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। राउल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा तो ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं करनी उसने। तो क्या हो सकता है? दो केस बनेंगे। कौन से भाई? या तो P टोटल P1 और P2 के सम से ज्यादा होगा या P टोटल P1 और P2 के सम से कम होगा। बन गए ना दो केस। तो यही तो कह रहा है वो
कि अगर ऐसा हो गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपका है तो द वेपर प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन इज ईदर हायर, या तो ज्यादा या कम, जो राउल्ट लॉ कहता है उसके कंपैरिजन में। उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, उसको रेफरेंस मान लिया। तो क्या होगा भाई, या तो सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन नॉन आइडियल है वो आइडियल सॉल्यूशन से पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा जब ज्यादा होगा, या फिर नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। समझ लो आप बात। पी टोटल क्या हो सकता है, आप कहोगे पी टोटल सर ग्रेटर देन हो सकता है P1 और P2 के सम से। ठीक है, बड़ी बढ़िया बात है। अब पी टोटल दूसरे केस में क्या हो सकता है, सर पहले वाले में अगर ज्यादा हो गया तो दूसरे वाले में तो ऑब्वियस ही बात है कम ही होगा। इंटेलिजेंट बच्चे हो भाई, बिल्कुल यही तो पूछना चाह रहा हूं मैं। ये P1 प्लस P2 हो गया। तो देखो ये वाला आइडियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन, तीनों चीजें लिख दी मैंने। यहां पे आइडियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन राउल्ट लॉ ओबे हो रहा है। ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन 2 बनी। यहां पे शो करेगा सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन, इन शॉर्ट लिख देता हूं, और यहां पे शो करेगा नेगेटिव डेविएशन। जब ज्यादा होगा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, जब कम होगा तो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। बड़ी सुंदर बात है ये। ठीक है, अगर आपको समझ गए ना तो सच में बहुत इंटरेस्ट आएगा चैप्टर को पढ़ने में, जैसे मुझे आ रहा पढ़ाने में। अब तो जो सॉल्यूशन हमारे हैं कौन से, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनको देखना है। ठीक, तो 2 वोलेटाइल कंपोनेंट्स का नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वही पहली वाली कंडीशन देख लो आप। P1 ग्रेटर देन P1 नॉट X1 होगा, P2 ग्रेटर देन P2 नॉट X2 होगा। तो P टोटल क्या होगा, ये होगा। तो P टोटल क्या होगा, ये होगा बेटा। बढ़िया, क्लियर, क्लियर हो गया ना। तो ये वाली चीजें आपको समझनी है। ये जब ये कंडीशन हो जाएगी, जब ये कंडीशन बन जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, जो राउल्ट लॉ को ओबे नहीं कर रहा है, वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे आ जाओ अब। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर वीकर देन, कम है भाई यहां पे। जो ए के बीच इंटरेक्शन है, जो बी और बी के बीच इंटरेक्शन है, जब इन दोनों को मिलाते हैं तो ए और बी के बीच जो इंटरेक्शन बनेगा वो यहां स्ट्रॉन्गर है, यहां वीकर है। इसलिए क्या होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा सॉल्यूशन का, और ज्यादा ही तो दिखा रहे हैं। इंटरेक्शन वीकर होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा ना, जैसे पेट्रोल में था, पेट्रोल में इंटरेक्शन वीकर है तभी तो वेपर प्रेशर ज्यादा होता है पेट्रोल का इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ वाटर। सॉरी, ठीक है। तो इंटरेक्शन वीकर हो गया तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। इंटरेक्शन वाली बात तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत सुंदर सी बात है, ये समझनी जरूरी है। नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, इंटरेक्शन यहां पे स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन में क्या होगा, स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन में क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। बेटा बोलना करो, अभी बात कर रहे हैं हम सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, तो वहां पे क्या होगा, जो वॉल्यूम सॉल्यूशन का बनेगा ना, वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो वॉल्यूम उनको ऐड करेंगे तो ज्यादा आएगा। एग्जांपल ले लो, अगर सॉल्यूशन आपका 10, सॉल्यूट आपका 10 ml है, सॉल्वेंट आपका 90 ml है, तो ये जो 10 + 90 है ये 100 नहीं होने वाला, क्योंकि इंटरेक्शन वीकर है ना, बढ़ जाएगा वॉल्यूम, 100 से ज्यादा आएगा। ये उन सॉल्यूशंस के लिए है जो सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। ठीक है, अब इसका कुछ एग्जाम्पल भी है। अच्छा, हीट वाला देख लो, जो हीट है वो एब्जॉर्ब होगी इन द फॉर्मेशन ऑफ सच सॉल्यूशन, हीट एब्जॉर्ब होती है तभी तो दूर दूर जाएंगे मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई, तो कुछ एग्जाम्पल हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। देखो, एसीटोन, इथेनॉल, अब इनमें से एक एग्जाम्पल लेंगे भी हम, आपको समझाएंगे कैसे होगा। वाटर और मीथेनॉल, वाटर प्लस इथेनॉल, CCl4 प्लस टोलुइन, इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, ये इतने सारे एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि भाई 4 ऑप्शन दे दिए आपको,
पूछ लिया इनमें से कौन सा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, तो एग्जाम्पल पे नजर डाल लो आप। तो अभी इनमें से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, कौन सा वाला, इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन का। अब इंटरेक्शन के बेसिस पे बताऊंगा। इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, साइक्लोहेक्सेन में नहीं होती, यानी कि इथेनॉल में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर है, साइक्लोहेक्सेन में उतने नहीं है। लेकिन यहाँ कंपेरिजन नहीं करना, हमें तो देखना अलग अलग। अब हमें देखना कहाँ है, देखना है जब इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन को मिक्स कर देंगे तो क्या होगा। तो ये होगा कि व्हेन साइक्लोहेक्सेन इज एडेड टू इथेनॉल, साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन इथेनॉल मॉलिक्यूल्स। उससे क्या होगा, देयर बाय कॉजिंग डिसोसिएशन ऑफ सम हाइड्रोजन बॉन्ड्स। वहां पे साइक्लोहेक्सेन कहाँ चला जाएगा, ट्रैप हो जाएगा इथेनॉल मॉलिक्यूल्स के बीच में, और वहां पे कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, जिसकी वजह से इंटरेक्शन क्या होगा, वीकर हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो स्ट्रॉन्गर होते हैं ना, इंटरेक्शन वीकर हो गया, वीकर हो गया, वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया। इंटरेक्शन तो इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। कॉन्सिक्वेंटली द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज लोवर्ड, कम हो गए, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो गया, देयरफॉर बिकम्स ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ तो कहता है ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन है इसलिए तो ओबे नहीं कर रहा राउल्ट्स लॉ को। समझ आई बात। ग्राफ देख लो आप, ग्राफ से समझो। यहां पे x1 0 x2 1, तो ये जो शो कर रहा है ये P2 नॉट को कर रहा है, यहां पे ये P1 नॉट है, ठीक है जी। अब ये एक्चुअली ये ग्रीन वाली लाइन दिखनी चाहिए आपको अगर राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो, अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ गया, वेपर प्रेशर बढ़ गया, टोटल वेपर प्रेशर भी बढ़ के मिलेगा, इंक्रीज होके मिलेगा। ये ग्राफ का मतलब है। समझ आ गई होगी बात, ठीक है। समझने की कोशिश करना, समझ आएगी बात। जो जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनो और स्क्रीनशॉट ले लो। स्लाइड बहुत बढ़िया बना रखी है, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है, और मेरी बातें ध्यान से सुनो, वापस जाके सुनो। अगर कोई बात समझ नहीं है वापस जाके सुनो, आपको समझ आ जाएगा। अभी ऐसे सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे तो क्या होगा, जो पार्शियल प्रेशर है वो कम हो जाएंगे। तो यहां पे आ जाएगा P1 लेस देन P1 नॉट x1, P2 लेस देन P2 नॉट x2, और यहां आ गया P टोटल लेस देन P1 प्लस P2। यही तो होगा, नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। क्यों होगा, क्योंकि यहां पे मैंने आपको बताया कि जो इंटरेक्शन है वो क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। स्ट्रॉन्गर किसके कंपैरिजन में, सॉल्यूट सॉल्वेंट, जो सॉल्यूशन बना वहां स्ट्रॉन्गर, और सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट वाले क्या होंगे, वीकर होंगे। तो यहां पे लिखा हुआ है द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्यूट molecules and solvent molecules are weaker than those between solute solvent molecule। ये हो गया stronger। तो वेपर प्रेशर हो गया कम, पार्शियल वेपर प्रेशर हो गए कम, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन हो गया कम, तभी तो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है भाई। एग्जाम्पल देख लो कुछ, एग्जाम्पल से और ज्यादा बात समझ में आ जाती है। समझो एग्जाम्पल देखो, एसीटोन क्लोरोफॉर्म, इसको डिस्कस भी करेंगे हम, ध्यान से देखना। ये भाई बोर्ड में आते हैं ये एग्जाम्पल, ठीक है ना, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये मीथेनॉल एसिटिक एसिड को मिला दो आप, वाटर नाइट्रिक एसिड को मिला दो आप, क्लोरोफॉर्म डाइथाइल ईथर को मिला दो आप, ये सब क्या नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे विच शो नेगेटिव डेविएशन। होगा क्या, डेल्टा वी आफ्टर मिक्सिंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे जो प्रोसेस होगा वो कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। पहले वाले में पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, वहां पे प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा। एग्जांपल मैंने बता दिए। यहां पे आप देखो ग्रीन लाइंस, ध्यान से देखना, ग्रीन लाइंस आइडियल सॉल्यूशंस के लिए है। जो ब्लू लाइंस हैं वो क्या कर रही हैं शो, देखो वेपर प्रेशर कम हो गया, वेपर प्रेशर कम हो गया, नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। ओवरऑल पी टोटल क्या हो गया, कहाँ गया पी टोटल, अच्छा पी टोटल पिछली वाली स्लाइड पे था। तो पी टोटल क्या हो गया भाई, मैं बता दूं यहाँ पे, पी टोटल लेस देन हो गया P1 प्लस P2।
वो ये वाली लाइन जो है ना, ब्लू वाली लाइन, ये रिप्रेजेंट कर रही है। ग्राफ भी समझना है, ठीक है, समझ आई बात? बहुत अच्छे। अब एग्जाम्पल ले लो आप, कैसे हुआ। एक एग्जाम्पल है हमारे पास जिसमें हमने क्या मिक्स किया था, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिक्स किया था। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के जो इंटरेक्शन है ना, जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है वो यहाँ कम कम होता है, लेकिन जब ये दोनों को एक साथ मिलाया यानी कि सॉल्यूशन बनाया तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ये बेटा यहाँ पे H है, ठीक है, ये गलत बना हुआ है। तो ये हो गया एसीटोन और यहाँ पे हो गया क्लोरोफॉर्म और ये हो गई यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बने, सॉल्यूशन के अंदर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर हो गया तो वेपर प्रेशर हो गया सॉल्यूशन का कम, ठीक है। तो ये हुआ पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। अब मेरी समझ में ये बात आ रही है कि जो क्वेश्चंस हैं वो अगली वाली वीडियो ले लें। चलो अगली वाली वीडियो में लेते हैं, टॉपिक को बढ़िया से पढ़ लेना। क्वेश्चंस इस नेक्स्ट वाली वीडियो में करवा दूंगा मैं, ठीक है। राउल्स लॉ के क्वेश्चन जरूर कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टाटा बाय बाय, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच।